जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग अकबर के बारे में। मुगल वंश का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग पढ़े थे शेरशाह तक। बाबर कैसे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, मुगल वंश को कैसे स्थापित किया था, फिर उसके बाद हुमायूं कैसे राजा बना था। हुमायूं को एक बार खदेड़ दिया था शेरशाह सूरी, यहाँ से भारत से भगा दिया था। वहाँ पर सूरवंश की स्थापना हो गया था, तो सूरवंश को भी पढ़ लिया। फिर हुमायूं दोबारा आया था भारत में, और हुमायूं भारत में आया था, उसके बाद वो मर गया था 1556 ईस्वी में अचानक। तो उसके बाद अब अकबर राजा बनेगा यहाँ का, तो अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अकबर जो है, अकबर बहुत काम किया है मुगल वंश में। अकबर बहुत महान राजा बना था। अकबर के आगे भी महान लिखा जाता है। एक प्राचीन इतिहास में अशोक के आगे महान लिखा जाता है उनके कार्यों के लिए, और एक अकबर को महान कहा जाता है इतिहास में। अकबर के महानता के कारण ही मुगल वंश को हम लोग इतना जगह दे पाते हैं। इतिहास में मुगल वंश का उतना जगह नहीं हो पाता, लेकिन अगर अकबर जितना काम किया है, इसी के चलते ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुगल वंश का। आज भी इसके जो नीतियां हैं, इसके सुधार हैं, उस पर आज भी हम लोग चलते हैं। आज भी हमारे सामाजिक जीवन में इसके सब चीज़ का उपयोग होता है। तो अगर अकबर के पूरे जीवन काल को हम लोग एक में पढ़ेंगे लगातार ना, सब खिचड़ी हो जाएगा। तो इसको पार्ट वाइज बांट कर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको लगभग 4-5 पार्ट में हम लोग बांट के छोटा छोटा वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो यूट्यूब पर क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर 40-50 मिनट का वीडियो आप देख रहे हैं ना, तब तक बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया कि एक गाना आ गया है, केसारी लाल का गाना लॉन्च हो गया, तो आप यूट्यूब से वहाँ से हट जाइएगा। आपका दिमाग वैसा काम पढ़ने से ध्यान हट जाएगा, चले जाएगा गाना सुनने के लिए। हमारा वीडियो भी रोज एक आता है, केसारी लाल का गाना भी रोज 1-2 आ ही जाता है। और कोई भी नोटिफिकेशन एंटरटेनमेंट वाला अगर आपके यूट्यूब पर आ जाता है, तो आप इस वीडियो को जरूर स्किप कर देंगे। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम लोग अकबर के बारे में समझेंगे। इसके 5 पार्ट में हम लोग इसको बांट दे रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में अकबर को हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रारंभिक जीवन, मतलब इस कैसे राजा बना, इसके माता पिता, सब इसका बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। प्रारंभिक जीवन, इसके प्रारंभ में कितना संघर्ष हुआ, कैसे ये राजा बना। क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं 1556 में मर गया, और 1542 में ही इसकी माँ गर्भवती थी, मतलब इसका जन्म 1542 में हुआ होगा। वहाँ पर छोड़ के गया था पंजाब में, भाग गया था यहाँ से हुमायूं। तो अभी कितना वर्ष का, 1556 में हुमायूं जब मर गया था, अभी मात्र 13-14 साल का लड़का था अकबर। उसी समय इसको राजा बनना पड़ा था। तो प्रारंभिक जीवन को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या सामाजिक सुधार किया है उसका एक अलग लिस्ट बना के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वित्तीय नीति इसकी बहुत अच्छी थी। इसके राज्य में जो शेरशाह सूरी के दरबार में टोडरमल रहते थे, वो भी इसके राज्य में आ गए थे। तो इनके वित्तीय नीति को भी पढ़ेंगे हम लोग। राजपूत नीतियों को पढ़ेंगे कि इसके कैसे साम्राज्य विस्तार करता था, राजपूत राजाओं को कैसे अपने में मिला लेता था। और उसके बाद सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। इसी में उसके बाद सैन्य अभियान कैसे अपना युद्ध किया, कौन सा युद्ध कब कब करते गया, लगातार युद्ध पढ़ लेंगे एक बार। तो सब युद्ध जब खत्म हो जाएगा, अंत में अकबर को मार दिया जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ये अकबर कैसे राजा बना, इसका बेसिक जानकारी जो है सब अकबर का। चलिए अब देखते हैं अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। याद कीजिए, 1542 में ही हुमायूं को भारत से निकलकर भागना पड़ा था। शेरशाह सूरी उसको पीछे किया था। तो यहाँ पर पंजाब के राजा बीरसेल, जो अमरकोट के राजा थे, पंजाब में एक जगह है, वहाँ के राजा बीरसेल यहाँ पर थे ना, उनके दरबार में इसका जन्म हुआ था। वहीं पर ना अपनी पत्नी को संरक्षण के लिए छोड़ के गया था। तो वीरसेल अमरकोट। तो पंजाब के राजा जो अमरकोट एक जगह है, वहाँ के राजा वीरसेल के महल में इसका अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि वहीं पर हुमायूं संरक्षण के लिए, हमीदा बानो बेगम जब उसकी माता प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो वहीं पर छोड़ के यहाँ पर वो चला गया था। हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था। इसके पिता का नाम तो हुमायूं, बेसिक जानकारी है ये। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, सबको पता है। इसकी एक धाय माँ थी, महाम अनघा। धाय माँ का मतलब ये है कि जन्म देने वाली माता तो थी हमीदा बानो बेगम, इसी के गर्भ से हुआ था। लेकिन इसका जो पालन पोषण सब कर रही थी, एक दासी टाइप की थी, महाम अनघा, यही इसका पालन पोषण की थी, इसलिए इसको धाय माँ कहा जाता है। ज़्यादा बात अकबर महाम अनघा को भी वैल्यू देता था। हमीदा बानो बेगम को बस वो एक माँ थी ओरिजिनल रूप से, लेकिन एक जो इमोशनल अटैचमेंट उसका था वो महाम अनघा के साथ था। तो महाम अनघा धाय माँ। उन अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ़।
अब्दुल लतीफ़ उसको एक शिक्षा दिए थे अकबर को बचपन में जब छोटा था तो, लेकिन ज़्यादा शिक्षा नहीं दे पाए अकबर को। अकबर अनपढ़ ही रह गया, कितना भी पढ़ा लेकिन अकबर पढ़ा नहीं था, अकबर एक अनपढ़ ही राजा रह गया। तो इसको याद कर लीजिएगा। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसेल के दरबार में। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और उसके धाई माँ थी महाम अनघा, जिसको ज़्यादा वैल्यू देता था अकबर, और गुरु थे अब्दुल लतीफ़। अब जब बचपन में यहाँ पर उसका जन्म हो गया था पंजाब के अमरकोट के राजा बीरसेल के महल में, तो यहाँ से उसको पालन पोषण के लिए, क्योंकि शेर शाह, देखिए शेर शाह मुगल वंश का अंत करना चाहता था, वो पता लगा रहा था कि कहाँ इसका कोई भी छिपा होगा उसको हम मारेंगे। तो जब जन्म हो गया इसका, तो इसको भेज दिया गया था इसकी ढाई माँ के साथ, महाम अनघा के साथ, अस्करी के पास। अस्करी याद कीजिए कि हुमायूं 4 भाई थे। कहाँ है हुमायूं? कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर इसको उत्तराधिकारी बनाया था। तो वो अस्करी के पास, मतलब उसके चाचा के पास पहले भेज दिया गया। अस्करी के पास भेजा गया इसको बचपन में, अस्करी के यहाँ इसका पालन पोषण हुआ था। उसके बाद वो भेज दिया था उसको कामरान के पास। एक जगह नहीं रखा जा रहा था अकबर को, क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरा हो सकता था, वहीं था अगला मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनने वाला। तो इसलिए अस्करी के पास उसको बचपन में भेजा गया था। फिर अस्करी के पास कमरान के यहाँ भेज दिया गया काबुल में। काबुल में कमरान के यहाँ भेज दिया गया था उसको, वहीं पर वो रह रहा था। पहली बार 1542 के बाद उसके पिता तो यहाँ नहीं थे, तो यहाँ से वो भाग गए थे उधर ईरान की तरफ जाकर अपना सेना बना रहा था हुमायूं। तो पहली बार 1547 ईस्वी में अपनी माता पिता दोनों से मिला था अकबर, 1547 ईस्वी में। तो 1547 ईस्वी में पहली बार माता पिता से मिला था। शुरू में उसको अस्करी के पास भेजा गया था, फिर काबुल कमरान के पास भेजा गया। 1547 ईस्वी में पहली बार वो अपने पिता से मिला था, माता पिता दोनों के साथ अब वो रहने लगा था यहाँ से 1547 के बाद। उसकी एक प्रारंभ में शादी कर दी गई थी। उसके 4 भाई चाचा थे ना उसके, अस्करी के पालन पोषण कमरान के पास, दोनों के पास उसका पालन पोषण हुआ था। हिंदाल की एक पुत्री थी, हिंदाल की पुत्री थी रुकैया, हिंदाल की पुत्री थी रुकैया, पुत्री रुकैया थी। हिंदाल की पुत्री का नाम था रुकैया। उससे अकबर की शादी हो गई थी, बचपन में ही उसका निगाह कर दिया गया था हिंदाल की पुत्री रुकैया, मतलब उसकी चाचा की लड़की के साथ। इस्लाम में ये तो कॉमन है, अपनी माँ को छोड़कर, मतलब अपनी माँ के गर्भ से जो बच्चा हुआ है उसको छोड़कर अगर कोई एक माँ का दूध पिया है ना, मतलब एक माँ है उसका दूध वो बच्चा पी रहा है, वो बच्चा पी रहा है, उन दोनों में बस शादी नहीं होगा और किसी से उन लोग का शादी हो जाता है। तो अकबर की पहली पत्नी का नाम रुकैया, पालन पोषण उसका अस्करी के पास, फिर कमरान के पास, हिंदाल की पुत्री से उसका शादी हुआ था रुकैया से। तो 1547 ईस्वी के बाद तो वो तो रहने लगा था अपनी माता पिता के साथ। उसके बाद 1547 के बाद हुमायूं कब भारत में आया? 1555 ईस्वी में, जब इधर सूर्यवंश कमजोर पड़ गया, इस्लाम शाह सूरी भी मर गया, ये शेर शाह सूरी मर गया, इस्लाम शाह सूरी मर गया 1553 ईस्वी में। उसके बाद उस सूर्यवंश में आपस में विद्रोह हो गया था, उसके सब मामा भतीजा सब आपस में लड़ गए थे। दिल्ली में राज कर रहा था सिकंदर शाह सूरी। तो उस समय देखा था हुमायूं कि भारत में सूर्यवंश कमजोर है, उस समय वो अटैक किया था। तो 1555 ईस्वी में जब वो यहाँ पर युद्ध कर रहा था, 1555 में कहाँ का युद्ध था आप याद पारिए? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था पंजाब को जीतने के लिए। हैबत खान और तातार खान वहाँ के सूबेदार थे, उनसे हुमायूं लड़ा था। उस युद्ध में अकबर अपने पिता के साथ युद्ध में था, मतलब अपने पिता के साथ वो उसकी जीवन का पहला युद्ध था। तो जीवन का 1555 में जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, मच्छीवाड़ा के युद्ध में वो अपने पिता के साथ था, उसके जीवन का पहला युद्ध, जीवन का प्रथम युद्ध। तो अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध कौन था? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसी वर्ष 1555 में फिर एक युद्ध हुआ था दिल्ली को जीतने के लिए सिकंदर शाह सूरी से। कहाँ का युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो 1555 में सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध किससे हुआ था? सिकंदर शाह सूरी से। तो सिकंदर शाह सूरी से जब युद्ध हुआ था, बैरम खां सेनापति था, नेतृत्व कर रहा था। पीछे का वीडियो आप जो देखे हैं उसको भूलिएगा मत, पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
वहाँ पर जाके बाबर, हुमायूं और शेरशाह, ये तीनों का वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो अच्छा समझ आएगा। इतिहास देखिए, इतिहास को अगर हम लोग इतिहास की तरफ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इतिहास को कहानी की तरफ पढ़ना पड़ता है, कैसे बाबर आया, कैसे हुमायूं बना, फिर उसके बाद एक समझिए कि एक फिल्म चल रही है, उस तरह से अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो अकबर को एक कहानी की तरह हम लोग याद करते चल रहे हैं। तो जब सब एक दूसरे से लिंक है, तो जब 1555 में सरहिंद के युद्ध में, वो दूसरा युद्ध था उसके जीवन का, वहां पर भी अकबर था। उसी समय जब वो जीत गया था दिल्ली हुमायूं, तो 1555 में ही उस वीडियो में हम बताए थे कि वो अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो अकबर को उत्तराधिकारी कब बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1555 में यहां पर उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था अकबर को। जीवन का प्रथम युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, किसके साथ, तो पिता के साथ हुआ था, राजा नहीं बना था अभी। लेकिन 1555 में ही उसको दिल्ली, जब सरहिंद का युद्ध जीत गया हुमायूं, तो उसको उत्तराधिकारी बना दिया। और अपने महल में नहीं रखा था कि यहाँ पर महल में रहेगा तो घोंचू हो जाएगा, तो महल से दूर रखा था। पंजाब जो जीता था वहाँ का सूबेदार बनाकर उसको रख दिया था। तो अकबर को पंजाब का सूबेदार बना के भेज दिया था 1555 में, उत्तराधिकारी बनाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिया था और भेज दिया था पंजाब में कि जाओ वहाँ पर, वहाँ का देख रेख करो, राजा का कैसे राजा का जो धर्म होता है वो सब ज्ञान वहाँ पर लो, वहाँ पर नेतृत्व करो पंजाब का। तो तब तक अचानक 1556 ईस्वी में सीढ़ी से गिर के हुमायूं मर गया। दिल्ली में एक वर्ष शासन ही किया था, तब तक हुमायूं मर गया। अभी अकबर छोटा ही था। तब उसके बाद क्या घटना होती है उसको देखते हैं। पहले इधर पूरा भर गया बोर्ड, इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की घटना को हम लोग देखते हैं। 1556 में अचानक हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जो पीछे लिखे थे हम, उसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा या कॉपी एक रखिएगा, उस पर नोट करते चलिएगा, बाद में रिवाइज करने के काम आएगा। जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली में था हुमायूं, अकबर था पंजाब में। दिल्ली में अचानक हुमायूं मर गया, तो इसकी मृत्यु की सूचना को लगभग 20 से 25 दिन छुपा के रखा गया था। इसके पीछे 3 कारण थे कि एक तो अकबर अभी बहुत छोटा था, अभी राजा बनने के योग्य भी नहीं था। अकबर 13-14 वर्ष का बालक था। वो अचानक हुमायूं मर जाता है, अकबर छोटा था। अफगान एकदम पड़े हुए थे कि हुमायूं आ गया है। 1555 में वो अफगानों को मार के यहाँ पर सिकंदर ससूरी को दिल्ली में बैठा था, तो अफगान एकदम इसके पीछे पड़े थे कि पुनः इसको भगा दिया जाए। तो अफगान एक तरह इधर एक होकर नेतृत्व हो रहे थे, वो मतलब एक हो रहे थे वो कि इसको फिर से भगाया जाए। अगर उस समय उनको सूचना मिल जाती कि हुमायूं मर गया है तो वो आक्रमण कर देते। एक ये बात था, अकबर छोटा था। और ये भी एक बात था कि अकबर दिल्ली में नहीं था, वो था पंजाब में। तो दिल्ली में राज्याभिषेक उसका करना पड़ेगा ना, तब ना अगला राजा कौन है जनता पूछेगी तो क्या बताया जाएगा। तो इसलिए छुपा के उसकी मृत्यु को रखा गया था, उसको दफना वफना दे गया, मतलब कि लीक ना हो। तो 20 से 25 दिन हुमायूं की मृत्यु को छुपा के रखा गया। तब यहाँ पर एक मीटिंग हुआ कि अकबर को तो बताना पड़ेगा। तो अकबर को बताने के लिए हुमायूं का एक सबसे जो सेनापति था, उसको हुमायूं बहुत विश्वास करता था। तो अपने उसका जो सेनापति था उसको कहा गया, बैरम खान। तो बैरम खान को कहा गया कि आप जाइए, अकबर को सूचना दीजिए और अकबर को दिल्ली में लेके आइए, यहाँ पर उसका राज्याभिषेक किया जाएगा, तब सूचना को फैलाया जाएगा। तो बैरम खान एक छोटा सा सेना का टुकड़ी लिया कि चला जाए, छोटा सेना टुकड़ी ले लिया अपनी रक्षा के लिए और अकबर की रक्षा भर चला गया पंजाब अकबर को सूचना देने। तो दिल्ली से चला गया बैरम खान पंजाब, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर, युद्ध करने तो जा नहीं रहा था। वहाँ पर गया, अकबर को बताया कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, हुमायूं इज नो मोर। अकबर को जब ये बात पता चला, 13-14 वर्ष का भी लड़का है, उसके पिता की मृत्यु की खबर उसको अचानक मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पिता की मृत्यु आज से 10-15 दिन पहले हो गए थे, छिपा कर रखा गया है। अकबर थोड़ा सदमा हो जाता है, लेकिन फिर उसको बैरम खान समझा के दिल्ली ले आने के लिए उसको राजी करता है और दिल्ली वो चल देता है दिल्ली आने के लिए। तो जब वो पंजाब से यहाँ लाहौर यहाँ पर था लगभग, वो पाकिस्तान में पड़ गया है। उस समय तो इंडिया पूरा एक ही में था, तो पाकिस्तान में अब लाहौर पड़ गया था। तो यहाँ पर वो था लाहौर में। पंजाब की राजधानी पहले लाहौर हुआ करती थी, जब बंटवारे के बाद लाहौर चला गया उधर, आधा पंजाब चला गया है पाकिस्तान में और आधा पंजाब चला गया इधर हिंदुस्तान में।
तो लाहौर से जब वो आ रहा था, लाहौर से जब दिल्ली बैरम खान उसको ला रहा था, तब तक बीच में, अभी बीच रास्ते में ही आया था। यहाँ पर पंजाब में एक गुरदासपुर की जगह है, गुरदासपुर में कालानौर एक जगह है, कालानौर, कालानौर, कालानौर एक जगह है पंजाब में। वहीं पर अभी पहुंचा था इस सेना लेकर। तब तक दिल्ली में कानों कान खबर हो गया कि यहाँ का हुमायूं मर गया है, राजा अभी दिल्ली में कोई नहीं है। किसी बात को कितना भी आप छुपा कर रखेंगे वो एक न एक दिन लीक हो ही जाएगा। बिहार में देखिए, बिहार का कोई भी परीक्षा होता है, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, पेपर लीक हो जाता है, बोर्ड का भी पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तक छोड़िए ना, इतनी बड़ी एजेंसी है जो नीट की एग्ज़ाम लेती है, जेई की और नीट की, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, उसमें भी सब सॉल्वर गैंग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर इसका लीक हो गया खबर। तब जनता पूछने लगी कि हमारा राजा कौन है, हमारा संरक्षण कौन करेगा। तो उसी समय यहाँ पर कालानौर में ही 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में ही कालानौर में ही उसका राज्याभिषेक वहीं पर कर दिया गया। एक छोटा सा टोटरम करके राज्याभिषेक कर दिया गया। मिर्जा कासिम थे यहाँ पर, उसका 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक हो गया। कालानौर पंजाब में एक जगह है कालानौर, वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। राज्याभिषेक किए थे मिर्जा कासिम। अब पूछिएगा कि मिर्जा कासिम कौन है। तो जैसे किसी भी शुभ काम के लिए अगर हिंदू धर्म का है तो पंडित जी को लाया जाता है, उसी प्रकार ये खलीफा या मौलाना जी होंगे, वो अकबर का राज्याभिषेक कर दिए 1556 ईस्वी में। यहीं पर बीच रास्ते में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया कि अब यहाँ पर मुगल वंश के अगले राजा हो गए। अभी तो उत्तराधिकारी था वो, तो अब राजा हो गए कौन? अकबर। बैरम खान को अकबर का संरक्षक बना दिया गया उसका यहाँ पर राज्याभिषेक करने के बाद, कि अभी राजा छोटा है, 14 वर्ष का अभी है, ये है 13-14 वर्ष का, तो कोई इसका संरक्षण के लिए बड़ा आदमी रहेगा, तो वो बैरम खान को बना दिया गया। तो बैरम खान सोचा कि यहाँ पर दिल्ली बस हम लोग अभी जीते हैं। हुमायूं अभी कितना जीता था? पंजाब और दिल्ली, इससे अधिक तो नहीं जीता था। इधर अफगान उसको पूरी तरह फिर एक हो रहे थे अफगान इधर, कि इसको फिर से मुगल वंश को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो सोचा कि आगरा चला जाए। यहाँ पर दिल्ली के पास में नीचे इस जगह है आगरा, तो सोचा कि आगरा पहले जाया जाए, आगरा को जीत लिया जाएगा तो दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी। पहले आगरा को कोई आएगा तब ना दिल्ली में आएगा। तो ये सोच कर यहाँ पर आ रहा था वो आगरा की तरफ। उस समय जब खबर फैल गई थी कि अब दिल्ली का हुमायूं मर चुका है, इधर अफगान सब एक होने लगे थे। अफगान इधर जो थे सब, इधर के सब जो अफगान थे वो सब एक हो गए, और इनका नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। आदिल शाह सूर्यवंश का ही कोई एक छोटा सा राजा, जब विद्रोह हो गया था तो ये था एक। तो आदिल शाह उस समय अफगानों को एक करके और फिर से दिल्ली को जीतने की कोशिश कर रहा था। और आदिल शाह का एक बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था हेमू। हेमू ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। इधर वो था मालवा के प्रदेश में हेमू। हेमू भी बहुत खतरनाक सेनापति था। जब तक बैरम खान यहाँ से कालानौर से आगरा आते, तब तक हेमू आगरा को जीत चुका था। यहाँ पर आगरा को हेमू जीत चुका था। कौन था? हेमू। आदिल शाह का सेनापति था हेमू, वो आगरा को जीत चुका था। जब बैरम खान देखे कि तो आगरा हाथ से निकल गया है अब हमारे, वो सोचे कि चलो दिल्ली तो चला जाए, अपना जो जगह है वहां पर वो तो हाथ से मत निकले। लेकिन आगरा को जीतने के साथ साथ हेमू दिल्ली का भी घेराबंदी कर चुका था वो, कि इसमें अब नो एंट्री। दिल्ली पर किसका राज हो गया था? हेमू का राज हो गया था। तो बैरम खान के पास अब बस दो ही रास्ते थे, या तो वो लौट कर चले जाए या युद्ध लड़के हेमू से तब दिल्ली में एंट्री करे। तो इसी पर विचार विमर्श हुआ। ये भी देखिए कि अकबर भी अभी छोटा है, इसका भी रक्षा करना है, और उसके पास छोटी सी सेना की टुकड़ी ही थी। युद्ध के लिए तो गया नहीं था, अकबर को लाने के लिए गया था। तो यहाँ पर वो छोटी सेना से अब युद्ध कैसे लड़े, उसके पास एक चिंता का विषय था। इसका एक सलाहकार था बैरम खान का। तो बैरम खान का एक सलाहकार था तरबी बेग। तरबी बेग नाम था उसका, तरबी बेग। ये आया बैरम खान के पास
कहा कि देखिए हमारे पास छोटा सेना का टुकड़ी, हम लोग युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, चला जाए काबुल लौट के चला जाए। यही सलाह दिया वो कि युद्ध मत लड़िए, काबुल चला जाए लौट के। तो बैरम खान के सुनो आओ इधर आओ, और उसको काट दिया, वहीं पर मार दिया तरविवेक को। कहा कि कायर नहीं हम हैं, कायरों को हम छोड़ते भी नहीं हैं। वहाँ पर तरविवेक को मार दिया और ऐलान कर दिया अपने सेना में कि जो काबुल जाना चाहता है पहले हमारे तलवार से मर के उसका लाश जाएगा, या तो युद्ध में मरो या हमसे मर के काबुल जाओ। सबको नेतृत्व किया बहुत अच्छी तरह से। उसकी सेना में मनोबल बढ़ गया कि जब सेनापति हमारा हम पे इतना विश्वास कर रहा है तो हम लोग युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध की तैयारी होने लगी। तो उस समय किस मैदान में उन लोग खड़े थे? दिल्ली यहाँ पर है, समय यहाँ पर पानीपत का मैदान था। पानीपत के मैदान में दूसरा युद्ध होता है पानीपत का। तो 1556 में पानीपत के मैदान में सेकेंड युद्ध की अब भूमिका रची जाने लगी। याद कीजिए जब बाबर आया था भारत में एंट्री करने के लिए तो उसको पानीपत का युद्ध ही जीतना पड़ा था, तब दिल्ली में आया था और इब्राहिम लोदी को वहाँ पर वो मारा था और दिल्ली से लूटपाट खूब किया था। उसके बाद भारत में रहने का सोचने लगा था। उसके बाद वो घोषणा किया था खानवा के युद्ध के बाद। लेकिन अगर वो पानीपत में उस समय हार जाता तो मुगल वंश फिर लौट जाते और फिर वहीं पर आके मुगल वंश अटका है कि अगर पानीपत का मैदान का युद्ध नहीं जीतेगा मुगल वंश तो फिर से उसको लौट के जाना पड़ेगा काबुल। फिर से मुगल वंश यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अफगान फिर से दिल्ली में शासन कर लेंगे। तो पानीपत का युद्ध होता है किसके किसके बीच? बैरम खान सेनापति था अकबर का और संरक्षण भी था अकबर का कर रहा था वो, और हेमू के बीच में। हेमू आदिल शाह का सेनापति था जो अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। हेमू भी बहुत बहादुर सेनापति था, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था ये। और हेमू के पास बहुत बड़ी फौज भी थी, बैरम खान के पास छोटी फौज थी। तो बैरम खान यहाँ पर एक चाल चला। बैरम खान अपने सेना में कह दिया ना कि अगर हम मर भी जाएं, हमारे ऊपर भी आक्रमण हो जाए, हमको बंदी भी बना लिया जाए, अगर हमको काट भी दिया जाए, जब तक हम नहीं कहेंगे कोई सेना में तीर नहीं चलाएगा। तीर नहीं चलाएगा तो हेमू की सेना को ये विश्वास हो जाएगा कि इसके पास कोई तीरंदाज नहीं है और हेमू मैदान में उतर कर आ जाएगा। उसके बाद जब हम कहेंगे तब आक्रमण करना। हुआ यही, युद्ध चालू हो गया। अकबर को युद्ध के मैदान से बाहर रख दिया था बैरम खान। अकबर बहुत छोटा था, वो डर रहा था उस समय। तो अकबर को कहा कि इसको छावनी में ले जाओ। बैरम खान युद्ध में अब युद्ध करने लगा। युद्ध होने लगा, बहुत सी लाशें गिरी, इसके सैनिक मरते गए लेकिन एक भी तीर नहीं चला। बहुत से सैनिक मर गए। उस समय देखिए तीर जो है, तीर से हम लोग मार सकते हैं किसी को दूर से भी, और जब तक वो संभलेगा तब तक वो तीर उसको जाके लग जाएगी। जैसे आजकल बंदूक है ना, उसी तरह उस समय तीर था। भाला था, तोप था, तो तोप से तो उड़ा सकते हैं, लेकिन भाला था, भाला से चाहे तलवार से तो नज़दीक से आके लड़ेंगे, भाला फेंक के मार भी देंगे तो भाला कितना दूर फेंकेंगे आप? और ये भी नहीं है कि निशाना जाके सटीक लगेगा ही। भाला में समय मिल जाता है बचने का, लेकिन तीर में नहीं लंबी। तीर बहुत तेजी से जाएगा, धनुष से जब निकलेगा तो जैसे गोली आजकल बंदूक की गोली निकलती है कहाँ से जाके लग जाती है, उसी तरह तीर था। तो एक भी तीर नहीं चला, सेना मरते चले गए। हेमू को विश्वास हो गया इसके पास तो तीरंदाज है ये नहीं है। हेमू अपने हाथी से उतर के मैदान में आ गया। जैसे ही हेमू मैदान में आया, बैरम खान ने आदेश दिया सैनिकों को कि तीरंदाज को कि इसको मार दो। तीरंदाजों ने हेमू को चारों तरफ से घेर लिया और तीर चला के उसको मार दिया। तो हेमू खत्म हो गया इस युद्ध में। और इस तरह बहादुरी से लड़ करके बैरम खान अकबर को ही बचा लिया और मुगल वंश को ही बचा लिया था यहाँ पर। और इसके बाद 1556 ईस्वी में जब यहाँ पर बैरम खान जीत गए तो दिल्ली में फिर से मुगल वंश स्थापित हो गया और अकबर को राजा का घोषणा कर दिया गया। अकबर यहाँ पर राजा बन गया 1556 ईस्वी में। 14 वर्ष की उम्र में अकबर राजा बन गया था। और बाबर को भी देखिए 11 वर्ष की उम्र में बाबर के पिता मर गए थे, उमर शेख मिर्जा। 11 वर्ष पर राजा बना था और ये 14 वर्ष पर अकबर राजा बन गया था। इसके जीवन में संघर्ष बचपन से ही चालू हो गया था।
तो अगर जीवन में संघर्ष आ रहा है तो समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ज़रूर गड़बड़ है। तो अगर संघर्ष आ रहा है तो अच्छा है। तो यहाँ पर अकबर अब राजा बन गया। तो अब दिल्ली में शासन किसका हो गया? अकबर का। और पंजाब उसके हाथ में था ही, और दिल्ली भी अब उसके हाथ में हो गया था। तो अकबर बैरम खान के ही संरक्षण में शासन कर रहा था। जैसे जैसे बैरम खान कहते थे वैसे वैसे अकबर शासन करता था, क्योंकि अकबर छोटा था, उसको उतना न्यायिक व्यवस्था ये सब बुद्धि नहीं था उसके पास। तो बैरम खान के संरक्षण में वो काम कर रहा था 1556 ईस्वी से और 1560 ईस्वी तक। अकबर की जो थी धाय माँ, अकबर की जो धाय माँ थी महामनगा, वो इस बैरम खान से ना जलती रहती थी। कारण क्या था कि अकबर पहले वैल्यू देता था धाय माँ को अपने, लेकिन जब से युद्ध में सब आ गया था, वो जीत गया था, जब राजा बन गया था, तो बैरम खान उसका संरक्षण कर रहे थे। तो बैरम खान जो कहते थे अकबर कर देता था। बैरम खान अकबर की नज़र में बैरम खान महान हो गया था उसके लिए, क्योंकि उसका रक्षा किया था, मुगल वंश की फिर से नींव रखा था, युद्ध जीता था। पानीपत का युद्ध अगर बैरम खान हार जाता तो अकबर यहाँ से रिटर्न काबुल, काबुल जाते कि नहीं जाते उसको मार भी दिया जाता वहीं पर। तो अकबर के प्राण का रक्षा किया था बैरम खान, इसलिए अकबर बैरम खान को ज़्यादा वैल्यू देने लगा था। पहले देता था महामनगा को और अब देने लगा था बैरम खान को। तो थी महिला, देख रही थी हमारा को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इससे जलती रहती थी कि कैसे बैरम खान को इसके लाइफ से ख़त्म कर दिया जाए। तो बैरम खान था सिया। मुसलमानों में दो प्रकार की जैसे प्रकार समझिए कि जैसे हिंदू में कई प्रकार की जातियां हैं ना, उसी प्रकार से मुसलमान में एक सिया है, सुन्नी है, उसके बाद उसके अंदर भी जातियां होती हैं। तो सिया सुन्नी में हमेशा मतभेद रहता है, विचारधारा की लड़ाई है और कुछ नहीं है। तो ये जो थे ना बैरम खान, सिया सुन्नी को आप सुने होंगे, पाकिस्तान में भी सिया सुन्नी का लड़ाई होते रहता है हमेशा। बैरम खान मुसलमान था, ये सिया था। बैरम खान सिया मुसलमान था ये। और अकबर के जो दरबार में थे, अकबर भी था, ये सुन्नी मुसलमान था। अकबर के जो दरबारी भी थे वो भी सुन्नी मुसलमान थे, एक ये सिया मुसलमान था। तो महामनगा इसका फ़ायदा उठाई, कही कि देखिए ये है सिया बैरम खान और अकबर इसका बात मान रहा है, सुन्नी का बात मान ही नहीं रहा है। सब अकबर जो आप लोग कह रहे हैं मानता ही नहीं है, सिया का बात मान रहा है वो। तो यह इसके दरबार में विद्रोह हो गया कि हाँ भाई सिया का कहाँ बात मानेंगे, सब सुन्नी है, आप भी सुन्नी है, सुन्नी का बात मानिए। धीरे धीरे इसके कान भरने लगी थी महामना। अकबर को भी कह रही थी कि वो सिया है, मुसलमान है, वो ज़्यादा अपना धर्म को सोचेगा, आप सुन्नी वालों को वो नुकसान पहुंचाता है बैरम खान। महामनगा उसका कान भरी थी। महामनगा को भी वो वैल्यू देता था, ऐसा नहीं है कि महामनगा को वैल्यू नहीं देता, लेकिन बैरम खान से कम देने लगा था, उसको वो जलन होने लगा था। एक और अफवाह फैला दी, भेज दी सैनिक यहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था अकबर का, वीरसेल अमरकोट के राजा, जहाँ पर उसकी माँ को संरक्षण दिया था वो राजा, वहाँ पर सैनिक भेज दी थी महामनगा और आक्रमण करवा दी थी और कहवा दी थी, मतलब कानूनी रूप से, कि बैरम खान ने आक्रमण करवाया है आपके पास। अब तो अकबर भड़क गया एकदम कि जहाँ पर हमको संरक्षण मिला, अगर वो संरक्षण नहीं देता तो शेरशाह सूरी हमको वहीं पर मार दे रहा था, पैदा नहीं होते हम, उस पर तुम कहीं आक्रमण करवाया, जबकि बैरम खान आक्रमण नहीं करवाया था, महामनगा की चाल थी वो। तो इस प्रकार से इसका कान भरते 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 ये भी अब उब गया और इससे उसका विद्रोह हो गया। बैरम खान से उसका विश्वास उठ गया, इतना उसका कान भर दिया गया। उसके दरबारी भरते थे, महामनगा भरते थे, उल्टा सीधा काम करवा के और आरोप लगा देते थे बैरम खान पर। तो बैरम खान से उसका विद्रोह हो गया और जो उसका जीवन का रक्षा किया था बैरम खान, उसी से वो 1560 ईस्वी में अकबर युद्ध लड़ने लगा। तो 1560 ईस्वी में 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। तिलवाड़ा का युद्ध होता है, एक छोटा सा मैदान था। तो तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान और अकबर के बीच में युद्ध होता है। 1560 ईस्वी में अब बैरम खान और अकबर आमने सामने हो गए। जो व्यक्ति उसका जीवन का रक्षा किया था पानीपत के मैदान में, उसको छावनी में भेजकर खुद की जान लड़ा था, उस व्यक्ति से अब युद्ध करने चला था अकबर। किसके लिए? तो महामनगा के चलते। महामनगा उसका कान इतना भर दी थी कि अकबर अब वो भी क्या करता, विद्रोह हो रहा था दरबार में, सब दबाव में आके उसको युद्ध करना पड़ा था। तो यहाँ पर युद्ध होता है
तो अकबर तो राजा था, सब सेना इसके साथ रहेगी, बैरम खान के साथ कौन रहेगा। तो बैरम खान मतलब मामूली सा युद्ध होता है, उतना महान युद्ध, ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, मामूली सा युद्ध होता है और बैरम खान इसमें हार जाता है, अकबर जीत जाता है। इसमें अकबर जीत गया। अकबर जब जीत जाता है तो बैरम खान के पास दो गो शर्त रखता है कि या तो आपको कहीं दूर, हमारे मतलब जो हमारी साम्राज्य है उसमें कहीं दूर आपको दे देते हैं, दिल्ली से दूर कोई एक गांव दे देते हैं, वहाँ का सूबेदार बन जाइए, वहाँ का गांव का जागीरदार बन जाइए, वहाँ से टैक्स वसूलिएगा, जो टैक्स आपको मिलेगा उससे अपना जीवन यापन कीजिएगा। या तो एक ये काम कीजिए, नहीं तो दूसरा कि आप हज पे चले जाइए, हज यात्रा पे चले जाइए। तो बैरम खान सोचा कि हम इतने महान सेनापति होकर एक गांव का जागीरदार बनेंगे, वो दूसरा ऑप्शन चुना, वो कहा कि हम हज पर जाएंगे। उसकी हज की जाने की तैयारी हो गई और बैरम खान को हज पर भेज दिया अकबर। और बैरम खान अभी हज पर जा ही रहे थे तो यहाँ से दिल्ली से चले थे गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर गए थे, तब तक इधर से महामनगा खबर दे देती है कि बैरम खान जा रहा है हज पर, अकेले, सेना भी उसके साथ ज़्यादा सेना नहीं है। यहाँ पर गुजरात के तट पर मुबारक खान नाम का एक व्यक्ति था, मुबारक खान, जो मुबारक खान से उसको वहाँ पर मरवा देती है 1560 ईस्वी में बैरम खान को। मुबारक खान मार देता है हज पर जाने के दौरान। तो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण कर रहे थे बैरम खान। इनके नेतृत्व में अकबर जो काम ये कह रहे थे वही कर रहा था। 1560 के बाद 1562 तक ये पूरी तरह से महामनगा के कंट्रोल में था। बैरम खान यहाँ से चले गए थे, महामनगा की बात अब ये मानता था, उसी को वैल्यू देता था। अपनी माता को तो उतना ये वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि बस वो जानता था कि हमको पैदा किया, लेकिन जिसका पालन पोषण करता, इमोशनल अटैचमेंट था महामनगा के पास, उसको वैल्यू देने लगा था। वो जो कहती थी वो करता था। इस तरह से उसका साम्राज्य विस्तार रुक गया था, साम्राज्य नहीं बढ़ रहा था, उसका जो साम्राज्य था उसमें विकास नहीं हो पा रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही थी। तो महामनगा के 62 तक, वो 62 आते आते वो समझ गया कि ये हमको बाहर से तो हमको दिखावा करती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये हमको खोखला कर रही है। तो 2 बरस जो ये था, ये महामनगा के कंट्रोल में अकबर था, उसको पता चल गया था। मैं महामनगा को बाहर कर दिया, उसकी बात को वैल्यू नहीं देता था वो। तो जो ये वो अपना बात मानने लगा था, दरबारियों का बात मानने लगा था। वो 1560 और 62 ये 2 वर्ष का जो काल है, वो अकबर के काल में वो हराम का काल कहा जाता है। हराम मतलब जो स्त्री के कंट्रोल में रहता है उसको हरामी कहा जाता है। जो बात कहेगी स्त्री उसका वही करेगा। तो जो स्त्री के वश में हो जाता है तो उसको हरामी कहा जाता है। उसी तरह हराम का काल, इस 2 वर्ष का कार्यकाल है, इसको कहा जाता है हराम का काल। हराम काल मतलब स्त्री का शासन वहाँ चल रहा है। पेटीकोट शासन भी इसको कहते हैं, पेटीकोट शासन। इसको अख्ता खेल भी कहा जाता है, अख्ता खेल। इस 2 साल के काल को क्या कहा जाता है? हराम का काल, पेटीकोट का शासन, प्रताप प्रथा का शासन और अख्ता खेल, ये सब कई नाम दिया गया इतिहास में इसको। तो अब महामनगा के वो नेतृत्व से, मतलब महामनगा के कंट्रोल से वह मुक्त हो गया, उसको राज्य से बाहर निकाल देता है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए कि अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसके माता पिता का नाम, सब वो गुरु कौन थे। फिर 1555 के बाद जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो कैसे कैसे वो राजा बना था, पानीपत का युद्ध करना पड़ा था उसको राजा बनने के लिए। और यहाँ पर वो बैरम खान के नेतृत्व में काम कर रहा था 4 साल, 1556 से 1560 तक वो बैरम खान के नेतृत्व में काम किया था। 1560 तक आते आते उसका कान इतना भर दे गया कि विद्रोह हो गया उसके दरबार में ही सिया सुन्नी को लेकर। उसको युद्ध करना पड़ा था यहाँ पर, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में बैरम खान से करना पड़ा था। यहाँ पर बैरम खान हार गए थे, उनको हज पर भेज दिया था। हज पर जाते समय मुबारक खान उसको मार दिए, महामनगा उसको मरवा दी थी। महामनगा के कंट्रोल में 2 साल शासन किया था 1560 से 62 के बीच में। उसको पता चल गया कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, महामनगा को राज्य से निकाल दिया और
इस शासनकाल को इतिहासकार कहते हैं हराम का काल, पेटीकोट का शासन और अख्ता खेल या पर्दा प्रथा का शासन, बहुत सा नाम दिया गया इसको। अब इसके बाद वो मुक्त हो जाता है और वो अपना काम करने लगता है। 1560 से 62 के बाद वो अच्छी तरह से सामाजिक सुधार भी करने लगता है। तो 1562 के बाद जो सामाजिक सुधार किया है वो अकबर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा उसको पढ़ने लगेंगे तो इस वीडियो में उसका प्रारंभिक जीवन आप लोग देख लिए। उसकी पहली पत्नी थी रुकैया, उसको याद कीजिएगा। अब 1562 से अब उसका एक नया जीवन चालू होगा, क्योंकि अब एक स्त्री उसके लाइफ से गई है, महामनगना एक स्त्री उसके लाइफ में एंट्री कर रही है, जोधाबाई। 1562 में उसका जोधाबाई से शादी हो जाता है। बहुत प्रेम करता था वो जोधाबाई को। तो जोधाबाई से शादी के बाद बहुत सारा सामाजिक सुधार करने लगता है अकबर। तो उन सभी सामाजिक सुधारों को अब अगला पार्ट है अकबर का, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे का वीडियो भी देख लीजिएगा और इतिहास को एक कहानी की तरह याद करते चलिएगा। छोटा छोटा वीडियो में सबको हम इसके सभी भागों को अकबर के पढ़ाते जाएंगे हम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।